तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो आपका चैप्टर है। इस चैप्टर का ऑल ओवर चैप्टर जो है, इस चैप्टर का जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो न्यूमेरिकल हम देखने वाले हैं। यानी कि इस चैप्टर में हम कुल 6 न्यूमेरिकल देखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये 6 जो न्यूमेरिकल है वो ऐसे कुछ भी हम लेके आ गए, नहीं। ये जो 6 न्यूमेरिकल है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं। जैसे कि अगर हम 6 क्वेश्चन आपको करा के जाएंगे तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, ये 6 के 6 क्वेश्चन फिर से आपको एक सिंपल से पेज में नोट करना है और फिर से आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है बिना रफ में देखे। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चंस अपने मन से दोबारा कर लेते हैं तो ही आप क्या करेंगे, अनसॉल्व या सीरीज से और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ज्यादा अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप गूगल से क्वेश्चन चैप्टर वाइज डाउनलोड करके वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले जो क्वेश्चंस का लेवल रखेंगे बहुत ही सिंपल रहेगा, लेकिन आखिरी के जो 6वें 5वें ये सब क्वेश्चंस है, ये सब अपने आप में 5 नंबर में पूछा गया 2024 का पीवाईक्यू है। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो चैप्टर नंबर 6 यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का वन शॉट न्यूमेरिकल का वीडियो होने वाला है। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल करा रखा है। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल, ये प्लेलिस्ट का नाम है। वहां पे जाके आप चैप्टर नंबर 5, 4 इन सब की वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके पास मिलती रहे। ज्यादा वीडियो को आप कर देंगे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। और हाँ, अगर आप अपने कमेंट या डाउट पूछना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं या हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि है क्या जानकारी नीट की, वहां पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक और फोटो डाल दिया है, वहां से आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है, यानी कि पहले हम लो लेवल से स्टार्ट करेंगे फिर हाई लेवल पे चलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि एक्स वाई तल में रखी 0.2 वर्ग मीटर पृष्ठ क्षेत्रफल की एक कुंडली से बी बार यानी कि यहाँ पे सदिश की बात होने लगी, बी बार या बी सदिश, जिसका मान दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप। टेस्ला का बद्ध चुंबकीय क्षेत्रफल या चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स यानी कि हमको फाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो दिया होता है हमें वो नोट करना होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें एक्स वाई तल में रखी कोई 0.2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल दी गई है, यानी ए जो क्षेत्रफल होगा वो 0.2 मीटर है। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो हमको मीटर में चेंज करना होता, लेकिन ये पहले से ही मीटर में है तो हमको किसी में चेंज नहीं करना होगा। बस इसको हम किस में चेंज करेंगे, ए सदिश में चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे कोई भी आपका एक्स वाई तल हो गया और ये आपका तीसरा तल निकल के आएगा जो कि जेड तल होता है। तो अगर एक्स तल है तो इसका जो एक्स तल में कौन सी दिशा होती है, आई कैप होता है। एक्स तल में आई कैप होगी, वाई में आपका होगा जे कैप, और जो आपका जेड दिशा की लाइन होती है, अक्ष होता है, वहां पे आपका के कैप होता है। तो हमें एक्स यानी कि वाई कैप, आई कैप और जे कैप दिया गया है, लेकिन जो हमको ये ए का मान दिया गया है, ये जेड का मान दिया गया है, यानी के कैप का मान दिया गया है। तो यहाँ पे इसको हम क्या मान लेंगे, ए वेक्टर मानेंगे, ए वेक्टर, और इसका मान अब हम क्या लेंगे 0.2 के कैप। ठीक है, ये यहां से आया है। ये जो आपका अक्ष होता है, एक्स अक्ष पे आई कैप होगा, वाई पे जे कैप और जेड पे के कैप होता है। तो वाई और एक्स तो दिया ही है, तो तीसरा जो तल बनेगा वो जेड बनेगा, जेड पे आपका के कैप होगा, यानी ए का जो मान है उसको हम 0.2 के कैप भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं क्योंकि ये समझाने के लिए हमने बनाया था। तो ये हमको ए का मान मिल गया जिसे हमने ए सदिश में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इस तरह से हमको और क्या मान दिया गया है कि कुंडली से बी सदिश का मान दिया गया है। अब बी सदिश का मान क्या है,
बी सदिश या बी वेक्टर का मान दिया गया है 3i कैप प्लस 4k कैप, और ये मान किसमें है, टेस्ला में, तो इसको टेस्ला में ही रहने देंगे। अब हमको ज्ञात क्या करना है, चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई निकालना है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होगा आपका इस पूरे क्वेश्चन के लिए जो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा v वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अब चूंकि हमको क्या करना है, सदिश का पूरा नहीं है, पहली बात तो अदिश राशि है, वेक्टर है अदिश राशि, तो यहाँ पे जो होगा अदिश के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट का निशान लगाना पड़ेगा। अगर हमने ऐसे क्रॉस करके गुणा कर दिया तो ये सदिश के लिए गुणा हो जाएगा, लेकिन हमने अदिश के लिए गुणा करना है, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, फाई बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ठीक है, अगर हम इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ए बी वेक्टर का मान क्या है, 3i कैप प्लस 4k कैप डॉट यानी कि इंटू, फिर ए का मान क्या लिया हमने, 0.2k कैप। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको जानना जरूरी है, जो कि क्या है कि अगर कहीं भी सदिश में k कैप इंटू k कैप है यानी कि दो समान सदिश है तो इसका मान 1 होगा। अगर आपको j कैप इंटू j कैप मिल जाएगा तो दो समान सदिश है, इसका मान 1 होगा। i कैप इंटू i कैप होगा तो इसका मान भी 1 होगा। वहीं अगर एक सिंगल सदिश हो, जैसे आपका j के साथ हमने k का गुणा कर दिया तो दो अलग अलग सदिश हैं यानी सेम सदिश नहीं है तो इसका मान 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4k कैप और 2k कैप, 4k कैप और 2k कैप है, सेम सदिश है, दोनों का गुणा होगा और इसके मान जो k कैप और इंटू k कैप है इसका मान 1 हो जाएगा। लेकिन वही 3i कैप की अगर बात करेंगे तो ये पूरी तरह से 0 हो जाएगा, क्योंकि एक सिंगल सदिश है जो कि किसी भी सदिश से मैच नहीं हो रहा है। तो ये आपको याद करने के लिए पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आपका हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, इसका मान तो 0 हो जाएगा क्योंकि केवल 3i कैप है, इसके साथ और कहीं भी i नहीं दिख रहा है तो हम इसका गुणा नहीं करेंगे, इसका मान 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4k कैप जो है और 0.2k कैप है इसका गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, 4k कैप इंटू में 0.2k कैप। फिर हम अगर सॉल्व करेंगे तो फाई इज इक्वल टू 4 दूनी 8 होगा यानी कि 0.8 और ब्रैकेट में आपका k कैप इंटू k कैप। अब k कैप इंटू k कैप का मान 1 होता है तो यहाँ पे हम फाई का जो मान निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू आ जाएगा 0.8 इंटू 1। इसको अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू 0.08 वेबर, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होगा वो वेबर होता है और यही आपका आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जब दो समान सदिशों का गुणा होगा तो 1 होगा, और अगर कोई एक असमान सदिश है, जैसे यहाँ पे 3i आपका असमान सदिश है तो इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका मान क्या ले लेंगे, हम 0 ले लेंगे। तो उम्मीद है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपको समझ में आ गया होगा। जो थोड़ा सा यहाँ से कैलकुलेशन था ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, तो आप हमारे कराने के बाद एक बार खुद से यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे ताकि आपकी खुद की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो उसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई का मान दे दिया गया है, जो कि क्या है आपका x इंटू टी स्क्वायर, ये आपका फाई का वैल्यू दे दिया गया है, तथा t यानी कि समय भी आपको दे दिया गया है कितना, 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल
ई भी आपको दे दिया गया है जो कि 9 वोल्ट है। फिर आपको क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है, जिसके लिए हमें अवकलन करना होगा। यानी ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अवकलन वाले क्वेश्चन लोगों को कठिन लगते हैं। तो पहले क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया होगा वो हमें नोट करना होता है। फर्स्ट स्टेप न्यूमेरिकल सॉल्व करने का यही होगा कि जो क्वेश्चन में दिया होगा पहले वो नोट करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई का मान दे दिया गया है। चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान कितना दिया गया है, x इंटू टी स्क्वायर। फिर हमें समय t दे दिया गया है जिसका मान है 3 सेकेंड। ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान भी दे दिया गया है जो कि आपका कितना है, 9 वोल्ट। 9 वोल्ट। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, x का मान निकालना है। ठीक है। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। किसका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अवकलन करने पर। ठीक है। अवकलन करने पर, तो अवकलन जब भी किया जाता है तो कैसे करेंगे, हमें t के सापेक्ष या फाई जो है उसके सापेक्ष t का अवकलन करना है। फाई के सापेक्ष t का अवकलन, या कह सकते हैं कि t के सापेक्ष फाई का अवकलन करना है। तो जब हमें t के सापेक्ष फाई का अवकलन करना होगा तो हम क्या करेंगे, डी फाई अपान डी टी इज इक्वल टू डी बटे डी टी, क्योंकि हमें t के सापेक्ष अवकलन करना है किसका, इस फाई के मान का। और फाई का मान क्या है आपका, x इंटू टी स्क्वायर। तो हमने d बटे डी टी यानी कि t के सापेक्ष इस फाई के वैल्यू का अवकलन करेंगे जो कि क्या है, x इंटू टी स्क्वायर। अब अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, x आपका अचर पद है जो कि इस अवकलन राशि के आगे आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप यही होगा कि जो आपका x अचर पद है ये इस अवकलन राशि के आगे आ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा आपका, डी फाई अपान डी टी वैसे ही रहेगा। और क्या हो जाएगा, ये जो x पद है ये सबसे आगे बराबर के इधर आ जाएगा, यानी x इंटू अब आपका d अपान डी टी वैसे ही रहेगा, और इधर आपका केवल t स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है। ये सबसे पहला स्टेप है। जब भी हम अवकलन करेंगे तो डी फाई इंटू डी टी, क्योंकि हमें t के सापेक्ष फाई का अवकलन करना है, तो डी फाई अपान डी टी इज इक्वल टू डी बटे डी टी, यानी t के सापेक्ष हम किसका अवकलन कर रहे हैं, फाई के मान का। फाई का मान आपका क्या था, x इंटू टी स्क्वायर। जब इसका अवकलन करेंगे तो x आपका अचर पद है। अचर पद हमेशा जो अवकलन राशि होती है उसके आगे आ जाएगा, यानी इधर आ गया। और अवकलन राशि आपका d अपान डी टी वैसे ही है। इधर आपका बच रहा है टी स्क्वायर। अब ये जो टी स्क्वायर फॉर्म है, यहाँ पे एक सदिश का या कह सकते हैं अवकलन का एक फॉर्मूला लगेगा जो कि क्या होगा, इस टी स्क्वायर के लिए ये जो टी स्क्वायर है यहाँ पे एक अवकलन का फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला क्या है आपका, d बटे डी एक्स इक्वल टू, या ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x के पावर n। यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो x के पावर n के जैसा दिख रहा है, जैसे d बटे डी एक्स, यानी कि हम x के सापेक्ष किसका अवकलन कर रहे हैं, इस x के पावर n का। x के पावर n के रूप में आपको ये दिख रहा होगा, जबकि t के पावर 2 है। तो t आप मान लीजिए कि x है और n जो है आपका 2 है। ठीक है। तो इसके लिए अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे t के पावर 2 को, तो कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा कि जो घात होगा पहले वो आगे आ जाएगा, यानी n आगे आएगा, इनटू में फिर आपका x होगा, और इसी n में से 1 घटा देंगे, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे हम फॉर्मूला और इसके नीचे लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, n आपका आगे आता है, घात जो होगी आगे आएगी, x आपका वही रहेगा, और n जो मान होगा उसमें से 1 हमेशा घटा देंगे। इस रूप में आपको लिखना है। तो जब हम इस रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यही इसको जब हम इस रूप में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, यानी यहां तक हम बिल्कुल सेम रखेंगे, केवल इस टी स्क्वायर को हम इस रूप में लिखेंगे। तो हमारा जो पूरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डी फाई अपान डी टी वैसे ही रहेगा, एक्स भी आपका वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से हम कन्वर्ट करेंगे, जो आपका ये टी स्क्वायर है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या है टी स्क्वायर, यानी घात क्या है n,
n जो आपका है वो 2 है, तो हम 2 को आगे लाएंगे, इस तरह इस रूप में लिखेंगे। इनटू में x आपका वही रहेगा, x की जगह आपका क्या है t है, तो t आपका वही रहेगा। फिर क्या है n, यानी कि 2 फिर -1, ठीक है। अब 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, t के पावर 1, ठीक है। इसको हमने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। बाकी आपका x तक यानी यहाँ तक सेम रहेगा। जब हम इसको इस रूप में तोड़ देंगे तो ये d के पावर d बटे dx है जो है वो हट जाएगा, यानी जो आपका अवकलन की राशि है वो हट जाएगी। केवल आपका खाली ये मान बचेगा 2t के पावर 1, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे अवकलन में तो क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका जो d फाई अपान dt है, फैराडे के नियम से d फाई अपान dt ये किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है। E आपका क्या है, E आपका वैद्युत वाहक बल है, यानी E यहाँ पे हम लिख सकते हैं d फाई अपान dt के, इसके बराबर हम E लिख सकते हैं। बाकी आपका x इंटू 2t वैसे ही रहेगा। अब अगर हम मान रखना चाहें तो मान भी रख सकते हैं। ये आपका इस तरह से हो गया 2x, यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा असेंबल करें तो x इंटू 2t है, तो इसको पहले हम असेंबल करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू टी हो जाएगा। अब अगर इसमें हम वैल्यू रखें, जो आपका E का मान दिया गया है 9 वोल्ट और t का मान दिया गया है 3 सेकेंड, वो अगर इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E का मान पहले कितना दिया गया है, E का मान है 9 वोल्ट इज इक्वल टू 2 गुणे x का मान नहीं पता है तो x वैसे ही रहने देंगे, गुणे t का मान आपका कितना है 3 सेकेंड, तो 3, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें थोड़ा सा तो कैसे होगा, ये आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 के बटे 3, ठीक है। तो 3 त्रिका आपका हो जाएगा ये 9, और इधर आपका क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। ज्यादा आपको सॉल्व नहीं करना था, बस थोड़ा सा अवकलन था जो कि मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में बता दिया कि जब t की पावर कोई भी घात होगा तो ये s की पावर n के जैसा दिखेगा, जो कि अवकलन का फॉर्मूला है। इसको हमें इस रूप में तोड़ना होगा, तो इसको इस रूप में तोड़ेंगे, यानी x तक हम चीजें सेम रखेंगे, केवल ये अवकलन की राशि हटाएंगे और ये जो अवकलन का जिसे हमें अवकलन करना था उसका अवकलन कर देंगे। उसके बाद इसको असेंबल करके इसमें मान रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो आपका x का मान आएगा वो क्या आएगा, 3/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा आपको हार्ड लगा होगा, लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देखते हैं आपको नीचे तक विजिबल हो रहा है या नहीं। तो एकदम नीचे वाला आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा था, तो यहाँ से फिर से समझा देते हैं। E आपका क्या होगा, d फाई अपान dt, फैराडे के नियम से E लिख सकते हैं, तो इस पूरे के जगह हमने E लिख दिया। इसको असेंबल करेंगे 2x फिर t, फिर इसमें अगर वैल्यू रखेंगे E का मान पहले से कितना है 9 वोल्ट, तो हमने 9 वोल्ट रखा, x आपका वैसे ही है, 2 आपका वैसे ही है, t का मान हमने 3 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है क्योंकि ये 5 नंबर का पूछे जाना वाला क्वेश्चन है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये 2024 का क्या है, PYQ है, ठीक है। 2024 का PYQ है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो 25 में आया नहीं है, तो उम्मीद है कि 26 वाले बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सबसे पहले ये क्वेश्चन है क्या कि चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई जो है समय के साथ समीकरण दिया गया है, क्या है आपका AT² प्लस BT प्लस C, यानी चुंबकीय फ्लक्स जो फाई का मान है वो एक बार AT² के बराबर है, फिर BT के बराबर है और C के भी बराबर है, यानी इस पूरे के पूरे इक्वेशन के बराबर है, यानी वेबर के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इसमें हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है A, B तथा C का मात्रक, यानी इस A के लिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, B के लिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक और C के लिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक ज्ञात करना है।
फिर हमें क्या ज्ञात करना है कि अगर ए का मान 0.3, बी का मान 0.6 तथा सी का मान 0.8 दिया हो तो मात्रक जो आपका टी का मान भी दिया है जो आपका क्या है 2 सेकेंड पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई की गणना भी करनी है। पहले हमें क्या निकालना है मात्रक। तो क्वेश्चन में पहले क्या क्या दिया गया है आपको, फाई ई का जो इक्वेशन दे दिया गया है, जो फाई का इक्वेशन यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का जो इक्वेशन दिया गया है वो क्या है, फाई इज इक्वल टू आपका जो समीकरण है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। यानी अगर हम पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें तो क्या निकालना है हमें, पहले ए का मात्रक निकालना है। तो अगर हम ए का मात्रक निकालेंगे तो फाई का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, अगर हम ए का मात्रक निकालेंगे तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ए के या ए का मात्रक हम ज्ञात कर रहे हैं। तो पहले फर्स्ट निकालेंगे यानी कि पहले में भी पहला निकाल रहे हैं यानी ए का मात्रक। तो क्या हो जाएगा, फाई का जो मान है वो हमें बताया कि ए स्क्वायर के बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है। यानी अगर यहाँ से हमें ए का मात्रक चाहिए तो कैसे हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या कि फाई अपान टी स्क्वायर, ठीक है, फाई अपान टी स्क्वायर। अब अगर हम इसका मात्रक लिखें तो आपका क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू फाई का मान या फाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर होता है, वेबर होता है बटे टी स्क्वायर यानी कि समय है तो सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर। ये आपका ए का मात्रक आ जाएगा यानी वेबर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से हम पहले वाले में ही क्या निकालेंगे, बी का मात्रक निकालेंगे, बी का मात्रक, बी का मात्रक निकालेंगे तो क्या होगा, जब हम बी का मात्रक निकालेंगे तो जो फाई है ये आपका बी प्लस टी के बराबर है, फाई इज इक्वल टू बी प्लस टी हम लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम बी का मान निकालेंगे तो फाई अपान टी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बी का मात्रक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई का मान यानी फाई का मात्रक वेबर होता ही है, वेबर हो जाएगा और नीचे क्या है टी यानी कि सेकेंड। इस बार जो बी का मात्रक आएगा वेबर प्रति सेकेंड आएगा। तो वेबर प्रति सेकेंड आपका बी का मात्रक है, वेबर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका ए का मात्रक हो जाएगा। इसी तरह से हमें सी का मात्रक भी निकालना है, सी का मात्रक निकाल लेते हैं। सी का मात्रक कुछ नहीं करना है, सी का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी फाई का जो इस बार मान है वो सी के बराबर हो जाएगा और सी एक नियतांक है यानी कि सीधे जो सी का मान निकल के आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि देखो सी फाई बराबर क्या है सी, ठीक है, फाई बराबर सी है यानी अगर हम इसका उल्टा पढ़ें तो सी बराबर फाई हो जाएगा। तो जो सी का मात्रक आएगा फाई यानी कि फाई का मान क्या होगा वेबर, ठीक है। तो अगर हम इसका उल्टा कर दें यानी कि सी बराबर हम फाई लिख सकते हैं तो सी इज इक्वल टू जो फाई का मात्रक होगा क्या होगा, वेबर हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा मात्रक निकल के आ गया, ठीक है। मात्रक निकालना बहुत सरल था। सबसे पहले हमें फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का जो समीकरण दिया गया है वो क्या है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अगर हम पहले ए का मात्रक निकालेंगे तो फाई का जो मान है ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमें ए का मात्रक निकालना है तो हम इसके बराबर कर देंगे यानी ए टी के स्क्वायर के बराबर कर देंगे। यहाँ से हमें ए का मात्रक चाहिए तो ए के लिए अगर हम निकालेंगे तो फाई अपान टी स्क्वायर लिख सकते हैं। फाई का मात्रक होता है वेबर, टी स्क्वायर का मात्रक होगा सेकेंड स्क्वायर, ये आपका ए का मात्रक आ गया। बी का मात्रक जब निकालेंगे तो फाई इक्वल टू बी टी के बराबर लिख सकते हैं, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा फाई अपान टी लिख सकते हैं। फाई का मात्रक वेबर होता ही है, टी का मात्रक सेकेंड होता है। सी का मान निकालेंगे तो सी क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से सी का मान निकालेंगे तो सी इक्वल टू हम फाई भी लिख सकते हैं। फाई का मान वेबर होता है तो यहाँ से हमने तीनों मात्रक निकाल लिया। यानी कि पहला जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था कि आपको ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमें वैद्युत वाहक बल यानी कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई का मान चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, फिर हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा इक्वेशन दिया है वो क्या है कि फाई इक्वल टू ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, जिसके लिए हम 3 अवकलन का फॉर्मूला लगाएंगे। पहला आपका x की पावर n का, यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो t आपका x है, इसके पावर n यानी कि 2 है, तो x की पावर n यानी इसके लिए हम पहला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि क्या हो जाएगा n इंटू एक्स n माइनस 1। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला अवकलन का अप्लाई होगा। सेकेंड फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा कि किसी की पावर, जैसे यहाँ पे आपका t है तो t आपका एक घात है यानी x माना जाएगा। t आपका अगर x है तो इसका मान हमेशा 1 लिख देंगे। c आपका नियतांक है, जब नियत राशि का आप अवकलन करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। ये आपका 3 फॉर्मूला अवकलन का इसमें लगने वाला है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे समीकरण का अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी फाई अपान डी टी इज इक्वल टू ए आपका वैसे ही रहेगा। इसका अगर हम इस पद में तोड़ें तो 2 आपका क्या है n है, यानी 2 आगे आ जाएगा। फिर आपका x की जगह क्या है t, फिर 2 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। यानी इसका हमने पहला जो फॉर्मूला लगाना था ये हमने लगा दिया। फिर प्लस आपका वैसे ही b इंटू टी है तो b आपका वैसे ही रहेगा। t आपका x माना हमने, t को अगर हम x की जगह पर रख दें तो यहाँ पे t का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। प्लस c आपका नियत राशि है तो c का मान डायरेक्ट हम 0 रख देंगे। ठीक है, ये हमने इस रूप में तोड़ा। फिर b की जगह जो t आपका था इसको हमने डायरेक्ट x मान लिया था तो इसका मान 1 हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और c आपका नियत राशि है तो इसका मान 0 हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा इसको असेंबल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको जब हम असेंबल करेंगे तो डी फाई अपान डी टी वैसे ही, इसको पहले असेंबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा 2a t, ठीक है, प्लस का b, और एक आपका कोई मान नहीं रहेगा, 0 का आपका कोई मान नहीं रहेगा। अगर हम इसमें वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, जो हमें यहाँ पे a का मान दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, a का मान 0.3, b का मान 0.6 और c का मान 0.1 है। तो हमें c का मान नहीं रखना है क्योंकि c का मान हमने 0 मान लिया है, तो केवल हम a का और b का मान रखेंगे। तो यहाँ पे जब a और b का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कि d फाई अपान डी टी, 2 आपका वैसे ही रहेगा, a का मान है 0.3 गुणे, फिर से आपका क्या आ जाएगा 2 कैसे आएगा, चूंकि यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि t का मान, इधर देखिए शुरू में ही आपको दिया था t का मान 2 सेकेंड, ये देखिए t का मान 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो t का मान हमें 2 सेकेंड रखना है। तो t का मान रखेंगे इस बार हम क्या, देखो 2 आपका रख दिया, a का मान 0.3, t का मान रखेंगे 2, ठीक है, प्लस b का मान हमने क्या रखना है 0.6। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर जो हमारा मान आएगा वो आएगा डी फाई अपान डी टी 1.2 प्लस 0.6, इस इतने पूरे का, यानी कि 2 गुणे 0.3 गुणे 2 का जब आप गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगा 1.2 और 0.6। अब इसको जोड़ेंगे तो आपका जो डी फाई का मान आ जाएगा वो क्या आएगा, डी फाई अपान डी टी इज इक्वल टू 1.8 वोल्ट। ठीक है, अब हम डी फाई अपान डी टी को क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, वो भी माड में। क्यों, क्योंकि ये फैराडे का नियम होता है कि डी फाई अपान डी टी को हम ई लिख सकते हैं और उसको माड में लिखेंगे, तो इसका जो मान आ जाएगा वो क्या आएगा, ई माड में उसका मान आ जाएगा 0.8 वोल्ट, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई का। ठीक है, ये आपका किसका आंसर हो गया, प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई का मान हो गया। एक बार यहाँ से अवकलन का फिर से समझा देते हैं। जब हम इसको
इस रूप में तोड़ेंगे तो ऐसे मान आएगा। इसमें हमने ए का वैल्यू, टी का मान और बी का मान रख दिया है। ए का मान आपका 0.3 था, वो रख दिया। टी का मान आपका 2 सेकेंड था, 2 सेकेंड रख दिया। बी का मान 0.6। इसको इतने को सॉल्व करेंगे तो आपका 1.2 आएगा, 0.6 वैसे ही है। फिर यहाँ पे अगर इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो 0.8 वोल्ट, यानी कि अगर हम इसको माड ई यानी कि वैद्युत वाहक बल ई के रूप में लिखेंगे तो भी 0.8 वोल्ट ही आंसर आएगा। तो पहले हमने मात्रक निकाल लिया पहले क्वेश्चन का, फिर हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया जिसका आंसर 1.8 वोल्ट आया है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू था 2024 का और 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर से अपने आप से एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना है, 10 मिली हेनरी, यानी कि 10 मिली हेनरी स्वप्रेरण गुणांक यानी एल का मान दे दिया गया है। इसमें वैद्युत धारा कितनी बह रही है, 5 सेकेंड में, यानी कि डेल्टा टी का मान भी दे दिया गया है 5 मिली सेकेंड, ठीक है। जिसमें धारा कितनी बह रही है, 2 धाराएं बह रही है। T1 का मान है 5 एम्पियर, T2 का मान है 15 एम्पियर, ठीक है। इसी तरह से फिर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान निकालना है, जिसके लिए सबसे पहले हम स्वप्रेरण गुणांक L का फॉर्मूला लगाएंगे। वहां से फिर हम फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज करके E का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले वैल्यू क्या क्या दी गई है, तो आपको सबसे पहले L का मान यानी स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी दिया गया है, यानी L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, L इज इक्वल टू जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा 10 मिली, M से मिली, H से हेनरी, ठीक है। अब मिली हेनरी है तो यहाँ पे हम 10 गुणे 10 घाते -3 का गुणा करेंगे। कैसे, क्योंकि कुछ यहाँ पे आपको मान याद करने पड़ेंगे। जैसे अगर कहीं भी मी यानी कि मिली दिया गया है, M दिया गया है, तो इसका जो मान होगा M का मान होगा, इसके लिए हम गुणा करेंगे 10 घाते -3 का। वहीं अगर कहीं माइक्रो दिया गया है 10 घाते -6 का गुणा करेंगे। वहीं कहीं नैनो दिया गया है तो 10 घाते -9 का गुणा करेंगे। पीको यानी कि P दिया गया है तो इसका हम 10 घाते 12 का गुणा करेंगे, ठीक है। नैनो, पीको और माइक्रो, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे M यानी कि मिलीमीटर में बात हुई है तो हम यहाँ पे 10 के साथ 10 घाते 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। वैसे ये आपका क्या है, L स्वप्रेरण गुणांक का मान था। फिर आपको क्या दिया गया है कि वैद्युत धारा 5 मिली पर सेकेंड, यानी कि डेल्टा टी का वैल्यू दे दिया गया है। डेल्टा टी की वैल्यू दे दी गई है, डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना है 5 मिली पर सेकेंड। मिली आ गया यानी हमें फिर से 5 गुणे 10 घाते -3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो आएगा वो सेकेंड में केवल बच जाएगा। यहाँ पे हमने मिली का मान रख दिया, लेकिन हेनरी आपका वैसे ही रहेगा। ये आपका H क्या है, हेनरी वैसे ही रहेगा। मिली यानी कि 10 घाते 3 का गुणा करना है, चाहे कुछ भी वैल्यू दी गई है उसके साथ। जैसे यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है, मीटर यानी कि 10 घाते 3 का गुणा कर दीजिए, फिर सेकंड आपका वैसे ही रहेगा। तो यहाँ तक हमने कर लिया। फिर आपको 2 धाराएं दी गई है। पहले आपको धारा I1 का मान दिया गया है कितना, 5 एम्पियर। वैसे ही आपको कितना, 5 एम्पियर। वैसे ही आपको I2 का मान भी दिया गया है जो कि कितना है 15 एम्पियर, 15 एम्पियर। अब यहां से हमको क्या निकालना है, डेल I का मान, डेल I का मान। और डेल I का मान निकालने के लिए I2 माइनस I1 करना पड़ता है। तो यहां से डेल I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 - 5, यानी कि डेल I का जो मान आएगा वो आ जाएगा कितना, 10। कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर आपका डेल I का मान आ जाएगा, ठीक है। ये हमने I का या डेल I का मान निकाल लिया जो कि कितना है 10 एम्पियर। एक मिनट इसको ब्लैक से ही लिख देते हैं। डेल I इज इक्वल टू 10 एम्पियर, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन से जितनी भी वैल्यूज थी वो हमने निकाला, यानी अभी तक हमने न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट स्टेप सॉल्व किया है कि जो जो वैल्यू हमको दी होगी वो हम क्वेश्चन से लिखेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाना है हमको, स्वप्रेरण गुणांक का पूछ रहा है हमसे, क्या वैद्युत वाहक बल यानी ई का वैल्यू। तो हमें स्वप्रेरण गुणांक के फॉर्मूले में ही ई देखने को मिलेगा, तो वहां से हम अरेंज करेंगे तो ई का वैल्यू यानी ई का फॉर्मूला बना सकते हैं। सबसे पहले एल दिया गया था 10 माइक्रो हेनरी, जिसको हमने इस रूप में लिखा। टी का मान 5 मीटर पर सेकेंड, जिसको हमने इस रूप में चेंज किया। फिर I1 और I2 दिया था, जहां से हमने डेल आई निकाल लिया, जिसका मान 10 एम्पियर है। अगर हम स्वप्रेरण गुणांक एल का फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा, स्वप्रेरण गुणांक L इज इक्वल टू होता है माइनस का E अपान डेल आई बटे डेल टी। यही आपका क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक E का फॉर्मूला होता है, सॉरी स्वप्रेरण गुणांक L का फॉर्मूला होता है। अब यहां से हमें क्या चाहिए, वैद्युत वाहक बल E। तो यहां से हम क्या करेंगे, वैद्युत वाहक बल E के लिए अगर फॉर्मूला अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस का L इंटू ब्रैकेट में आपका डेल आई अपान डेल टी हो जाएगा। तो यहां से देखिए हमने कहा कि जब हम स्वप्रेरण गुणांक L का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां से ही हम वैद्युत वाहक बल E का फॉर्मूला भी अरेंज कर लेंगे। तो यहां से हमने क्या किया, जब E के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो E इक्वल टू माइनस L आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये पूरा वैल्यू वही रहेगी, बस E आपका उठ के L के पास चला आएगा। अब अगर हम इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू L का मान आपका कितना दिया गया है 10 एम्पियर, तो माइनस का 10 गुणे डेल आई का मान कितना निकाला हमने 10 एम्पियर, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 10 बटे डेल टी का मान, डेल टी का मान 5 गुणे 10 घाते माइनस 3 है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्या होगा 10 गुणे 1 मिनट, जो L का मान है वो पूरा का पूरा हमने 10 मिली हेनरी को चेंज किया था, तो L का जो मान आया था वो कितना आया था 10 गुणे 10 घाते माइनस 3 आया था। ठीक है, यहाँ से 10 घाते माइनस 3 और 10 घाते माइनस 3 कट जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा और आपका जो E का मान निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, E का मान आपका निकल के आएगा माइनस का 20 वोल्ट। ठीक है, ये माइनस का 20 वोल्ट जो है अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो E का मान निकल के आएगा कितना, माइनस और फिर माइनस 20। ठीक है, यहाँ पे माइनस जो है वो लेंस के नियम को दर्शाता है, यहाँ पे इस माइनस का काउंटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमारा माड में वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ पे ई माड लगेगा, ई माड इज इक्वल टू माइनस 20 वोल्ट। अब अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा मेन आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, वो क्या हो जाएगा, माड ई इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि माड ई इज इक्वल टू 20 वोल्ट आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद है ये कैलकुलेशन आपको यहां से समझ में आ गई होगी। हमने E को अरेंज किया, E इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डेल आई अपान डेल टी। E का मान कितना है माइनस, L का मान कितना है माइनस का 10 इंटू 10⁻³ गुणे I का मान 10 है, डेल टी का मान 5 गुणे 10 घाते -3 है, तो -3 घात वाला जो था वो कट जाएगा, 5 से 10 यानी कि 2 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो माइनस का 20 वोल्ट आएगा। इसको अगर माड में लिखेंगे तो माइनस का निशान लगाएंगे, लेकिन इस माइनस के निशान का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, प्लस का 20 वोल्ट आ जाएगा। और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये आपको कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका क्या है, अभी तक हमने स्वप्रेरण गुणांक पे क्वेश्चन देखा। ये जो क्वेश्चन है आपका अन्योन प्रेरण गुणांक यानी m के लिए फॉर्मूला निकाला जाएगा, यानी m का मान इसमें निकाला जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये PYQ है। तो क्वेश्चन क्या है कि पास रखी दो कुंडलियों के
एक युग्म का अन्योन प्रेरण गुणांक यानी m का मान कितना दे दिया गया है, कैपिटल M का मान 1.5 हेनरी दिया गया है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकेंड यानी t का मान भी दे दिया गया है से धारा प्रवाहित की जाए कितनी, पहले धारा प्रवाहित की गई 0 यानी I1 का मान कितना है 0 से I2 का मान 20 एम्पियर तक परिवर्तित हो रहा है, तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान कैसे परिवर्तित हो रहा है ये ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले अन्योन प्रेरण गुणांक m का जो वैल्यू दे दी गई है वो आपको क्या दी गई है, अन्योन प्रेरण गुणांक m का जो मान दिया गया है, एक सेकेंड मेरा रेड मार्कर, तो अन्योन प्रेरण गुणांक L का जो मान दिया गया है ये आपका अन्योन प्रेरण गुणांक है। इसका मान आपका कितना दिया गया है, कैपिटल M इज इक्वल टू 1.5 हेनरी। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको हमें चेंज नहीं करना। फिर हमें क्या दिया गया है कि एक कुंडली में 0.5 सेकेंड यानी कि डेल टी का मान भी दे दिया गया है कितना, 0.5 सेकेंड। फिर हमें धारा का मान दिया गया है, धारा I1 कितना दे दिया गया है 0 और I2 कितना दिया गया है 20 एम्पियर, I2 20 एम्पियर और I1 0 एम्पियर। यहां से अगर हम डेल I निकालें तो क्या हो जाएगा I2 माइनस I1, तो यहां से जो वैल्यू आएगी डेल I इज इक्वल टू 20 माइनस 0 करेंगे तो डेल I का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आएगा, डेल I का जो वैल्यू आएगा वो आपका 20 एम्पियर ही आएगा। ये आपका डेल I का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि I1 का मान 0 है, I2 का मान 20 है, 20 में से 0 घटाएंगे तो कुछ नहीं, आपका 20 वैसे का वैसे बचा रहेगा। तो यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला लगाना है वो क्या निकालना है, अब हमें निकालना है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यानी फाई का मान। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन फाई होगा, डेल फाई का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले अन्योन प्रेरण गुणांक m का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि आपका स्वप्रेरण गुणांक के जैसे ही होता है। जैसे आपका स्वप्रेरण गुणांक का वैल्यू था सेम वही चीजें रहेंगी, बस यहाँ पे L की जगह m लिख दिया जाएगा। माइनस का आपका क्या हो जाएगा E2 अपान डेल I अपान डेल T। E2 क्यों होगा, क्योंकि हमें जो सारे वैल्यू निकाल रहे हैं वो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, फाई 2 या हम कह सकते हैं डेल फाई 2 के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं, फाई 2 या डी फाई 2 या डेल फाई 2 के लिए हमें मान निकालना है। अब जब डी फाई 2 या डेल फाई 2 के लिए हम वैल्यू निकालेंगे तो ई का मान भी हम E2 के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे हम E का जो मान है वो E2 लिख देंगे इसलिए। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो हमको लगाना है। ये किसका फॉर्मूला है, अन्योन प्रेरण गुणांक m का फॉर्मूला है, जो कि माइनस E2 क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें डेल फाई 2 यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालेंगे जो कि 2 होगा, तो डेल फाई 2 या कह सकते हैं कि डेल्टा फाई 2 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे E का मान भी हम 2 रख देंगे। यहाँ पे अगर हम E का मान रखें तो E की एक वैल्यू होती है कि आप E2 को क्या लिख सकते हैं, E2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल फाई 2 अपान डेल टी भी लिख सकते हैं। यानी इस E2 की जगह हम एक वैल्यू रख सकते हैं डेल फाई 2 अपान डेल टी। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को इस हिसाब से अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका m इज इक्वल टू वैसे ही रहेगा, E2 की जगह हम लिख सकते हैं क्या, डेल फाई 2 अपान डेल टी, और पूरे के बटे आपका क्या है, डेल I अपान डेल टी। तो डेल टी से डेल टी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका क्या, m इज इक्वल टू डेल फाई 2 अपान बटे में आपका डेल I इज इक्वल टू बच जाएगा। अब अगर हम इसको अरेंज करेंगे, और हाँ आपका माइनस का फॉर्मूले में तो रहेगा ही, यानी यहाँ पे जो m इज इक्वल टू आएगा वो क्या आएगा, माइनस
माइनस के डेल फाई टू बटे डेल टी, जो कि आपका ये कितना किसका वैल्यू है, ये आपका E2 का मान है जो कि हमने यहाँ से लिया है। E2 का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, बाकी आपका नीचे पहले से फॉर्मूले में था तो वैसे ही रहेगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल फाई टू बटे डेल आई। तो डेल फाई टू बटे डेल आई और यहाँ पे माइनस भी आपका फॉर्मूले का रहेगा। अब अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, इसको अब हम इधर सॉल्व करेंगे इधर साइड। तो आपका जब हम इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू, ये आपका माइनस का डेल फाई टू बटे डेल आई है। तो हम यहां से हमें क्या चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स, यहां से हमें क्या चाहिए, अब चुंबकीय फ्लक्स चाहिए, यानी कि डेल फाई टू को अगर हम इधर कर लें तो डेल फाई टू इज इक्वल टू आपका माइनस वही रहेगा, और जहां पे डेल फाई टू है वहां पे m आ जाएगा, और गुणे में आपका क्या हो जाएगा, गुणे में आपका डेल आई वैसे ही रहेगा। यानी इस फॉर्मूले को हमने इस तरह से अरेंज कर लिया है। अब आपको इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर निकाल लेना है, ठीक है। इस फॉर्मूले के लिए ही हमने इतनी मेहनत की, केवल इस फॉर्मूले को बनाने के लिए। तो इसको हमने यहाँ पे लाके अरेंज कर लिया, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया कि m इक्वल टू, जो कि आपका अन्योन प्रेरण गुणांक है, माइनस का डेल फाई टू बटे डेल टी हो जाएगा। डेल फाई टू आपका क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का मान है, तो चुंबकीय फ्लक्स हमको निकालना है, जो कि माइनस का अन्योन प्रेरण गुणांक गुणे माइनस का आई का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल फाई टू वैसे ही माइनस के m का जो मान आया है वो क्या है, यहाँ पे पहले से ही है माइनस का 1.5 इंटू डेल आई का मान क्या है 0.5। इसका जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 30 आपका आ जाएगा, जो कि डेल फाई टू का मान हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डेल फाई टू इज इक्वल टू 30 WB, यानी आपको यहाँ पे लिखना क्या चाहिए, वेबर, जिसको हम WB से डिनोट करेंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस इस फॉर्मूले को हमको अरेंज करना था। सबसे पहले अन्योन प्रेरण गुणांक m का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि माइनस E2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें चुंबकीय फ्लक्स d फाई D2 निकालना है, तो फाई D2 के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो E2 अपान डेल आई अपान डेल टी हो जाएगा। तो डेल आई अपान डेल टी को वैसे रहने देंगे, E2 का एक खुद का मान है जो कि क्या है, फाई टू डेल फाई टू अपान डेल टी। तो यहाँ पे डेल फाई टू अपान डेल टी ई का मान रख दिया, और ये आपका पहले से था, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल फाई टू अपान डेल आई। इसको अगर अरेंज करेंगे तो हमें चुंबकीय फ्लक्स चाहिए, तो चुंबकीय फ्लक्स को इधर कर लिया, m का मान वैसे ही, i का मान वैसे ही, दोनों का मान रखेंगे, गुणा करेंगे तो 30 आएगा, 30 वेबर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इस चैप्टर का आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है और PYQ भी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या दी गई है, जो कि कितनी है, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसको पहले हम मीटर में चेंज करेंगे, तो 10 गुणे 10 घाते माइनस 3 मीटर, ये आपका r का मान है। फिर प्रतिरोध दिया गया है, जो कि कितना है, 2 ओम, यानी r इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू 2 ओम दिया गया है, तथा इसमें फेरों की संख्या, यानी इस बार कैपिटल N का मान भी दिया गया है, जो कि कितना है, 500। तो फेरों की संख्या 500 है। कुंडली का तल, जो कि 3 गुणे 10 घाते माइनस 5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्रफल, यानी कि B, चुंबकीय क्षेत्रफल कैपिटल B होता है, जो कि 3 गुणे 10 घाते माइनस 5 टेस्ला दिया गया है, जिसका मान कितना है, 3 गुणे 10 घाते माइनस 5 टेस्ला दिया गया है। ये पहले कैसे होती है, ये जो पहले कुंडली होती है, पहले लंबवत यानी कि 0 डिग्री अक्ष के परित कुंडली पर होता है, जो कि t सेकेंड बाद, यानी कि डेल टी, या कह सकते हैं
कि डेल टी का जो मान दिया गया है वो 0.25 सेकेंड दिया गया है। तो 0.25 सेकेंड के बाद ये 180 डिग्री अंश पर घूम जाता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत विभव E तथा धारा I ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है? E और I का मान, E का मान और I का मान ज्ञात करना है। तो E के मान को जो हम निकालेंगे तो E का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? माइनस का n। चूंकि हमें फेरों की संख्या भी दी गई है तो E में हम n का भी मान जोड़ लेंगे। और आपका क्या होता है? डेल फाई अपान डेल टी। तो हमें n का मान तो पता है, डेल टी का मान भी पता है, लेकिन डेल फाई का मान नहीं पता है। और डेल फाई का जो हम मान निकालेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेल फाई इज इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन करना पड़ेगा। यानी पहले हमें प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स का मान फिर अंतिम चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स का मान और अंतिम चुंबकीय फ्लक्स का मान। तो डेल फाई इज इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन। इसमें हम अभी वैल्यू रखेंगे, लेकिन पहले हमें प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स का मान, प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स का मान, यानी कि हमें पहले निकालना क्या पड़ेगा? फाई वन। तो फाई या डेल फाई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि पहले जो कुंडली थी वो 0 डिग्री पर यानी ऐसे स्थित थी। फिर जब हम फाई टू निकालेंगे, अभी तो फाई वन निकाल रहे हैं तो कुंडली ऐसे है, जब फाई टू निकालेंगे तो कुंडली 180 डिग्री घूम जाएगी, यानी कि यहाँ पे 180 डिग्री रख देंगे। लेकिन फाई वन के लिए तो क्या फॉर्मूला रहेगा? बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा 0 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 0 का मान एक ही होता है। तो यहाँ पे डेल फाई वन इज इक्वल टू बी का मान रखेंगे, बी का मान दिया है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्रफल यानी टेस्ला का मान रखेंगे 3 गुणे 10 घाते माइनस 5। अब ए यानी कि क्षेत्रफल का मान नहीं दिया गया है तो हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल यहाँ निकाल देते हैं, लेकिन अभी इसको हम इरेज कर देंगे। तो क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू पाई, वैसे ही आर का मान कितना दिया है आपको? 10 गुणे 10 घाते माइनस 3। अब इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। जब पूरे का स्क्वायर करेंगे तो आपका a इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई और 10 धाम में 100 या 100 गुणे 10 घाते यहाँ पे 2 है, 10 घाते 3। अच्छा 10 घाते 3। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 10 घाते 4 हो जाएगा। और दोनों को जब जोड़ेंगे तो लास्ट में पाई इज इक्वल टू आपका 10 घाते माइनस 2 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि 100 में पहले से 10 घाते माइनस 2, यहाँ पे 10 घाते 4 घटाएंगे तो 10 घाते माइनस 2 पाई का मान आ जाएगा। यानी पाई इंटू यहाँ पे पाई इंटू 10 घाते माइनस 2 ए यानी कि क्षेत्रफल का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे अब अगर हम ए की जगह ए की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू होगी पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻2 और cos 0 डिग्री का मान आपका 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रफल तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि अभी हम क्षेत्रफल को मिटाएंगे। ठीक है, फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको इरेज करते हैं, फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमने क्या निकाल लिया? प्रारंभिक फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे डेल फाई वन इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने ये आपका क्षेत्रफल निकाला जो कि फाई इंटू 10⁻⁻2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3 पाई इंटू 10⁻⁻7 और वो भी किसमें? वेबर में। ये आपका निकल के आ गया प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स। इसी तरह से हम निकालेंगे क्या? अंतिम चुंबकीय फ्लक्स, अंतिम चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि फाई टू डेल फाई टू। डेल फाई टू के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा, बी इंटू ए इंटू कॉस 180 डिग्री, इस बार हो जाएगा कॉस 180 डिग्री लिख देंगे। फिर डेल फाई टू वैसे ही रहेगा, बी का मान आपका वही रखेंगे 3 गुणे 10 घाते माइनस 5
ए का मान भी वही रखेंगे पाई इंटू 10⁻², लेकिन cos 180 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, गुणे में -1, ठीक है, -1। बाकी पूरा का पूरा वैल्यू वही रहेगा, यानी कि डेल फाई टू यानी कि अंतिम सांता कितनी आएगी, -3 पाई गुणे 10⁻⁻7 वेबर। ये आपका क्या निकल के आ गया, फाई टू यानी कि अंतिम सांद्रता का मान निकल के आ गया। ठीक है, तो पहले प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता तक समझ लीजिए। प्रारंभिक सांद्रता निकालेंगे तो b इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री रखेंगे, क्योंकि पहले कुंडली सीधी थी, बाद में कुंडली 180 डिग्री घूमेगी तो उसका मान हो जाएगा 1 -1, जिसमें हम b का मान और यहाँ पे a का मान हमने क्षेत्रफल से निकाला उसका गुणा करेंगे तो -3 पाई गुणे 10⁻⁻7 वेबर आ जाएगा आपका डेल फाई टू का मान। फाई 1 और फाई 2 का मान इसमें रख के घटाएंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, चुंबकीय फ्लक्स यानी कि डेल फाई का मान निकल के आएगा। तो पहले डेल फाई का मान निकाल लेते हैं। तो डेल फाई इज इक्वल टू, फाई 2 का मान क्या है, सबसे पहले नीचे है आपका माइनस में 3 पाई गुणे 10⁻⁻7, ये आपका क्या है फाई 2 का मान, और ये फार्मूले का माइनस है। फिर आपका फाई 1 का क्या मान है, 3 पाई गुणे 10⁻⁻7, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, घटाने पर आपका देखा जाए तो 3 दूनी 6, तो -6 पाई गुणे 10⁻7 वेबर, ये आपका क्या निकल के आएगा, डेल फाई का मान निकल के आएगा। अब जब डेल फाई हमने निकाल लिया है तो यहां से हम अब ई का मान यानी इस ई का मान निकाल सकते हैं। तो पहले यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम ई का मान और आई का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें ई के फॉर्मूले में आई यानी कि डेल फाई का मान रखना पड़ेगा, इसीलिए पहले हमने डेल फाई का मान निकाला है। तो यहां तक पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल एन यानी फेरों की संख्या, फिर डेल फाई अपान डेल टी। अब डेल फाई का अगर हमने मान नहीं निकाला होता तो हम डेल फाई का मान नहीं रख सकते, लेकिन हमने डेल फाई का अभी अभी मान निकाला है, जो कि आपका क्या था कि पहले ई इज इक्वल टू -n का मान रखेंगे जो कि कितना है 500 गुणे, अब डेल फाई का मान आपका क्या है, डेल फाई का मान हमने निकाला है -6 पाई गुणे 10⁻⁻7, ये डेल पाई का मान है, और पूरे के बटे आपका डेल टी का मान जो कि कितना है 0.25। ठीक है, अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 500 का गुणा 6 में करेंगे तो आपका E इज इक्वल टू हो जाएगा -300, और ये अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, नीचे का दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, पहले से 2 जीरो था, और गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 5 × 30, ठीक, फिर 2 जीरो और 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि 3 2 5 जीरो हो जाएगा गुणे 10⁻⁻7, और लास्ट में आपका पाई इसके साथ जुड़ा है और इधर भी आपका पाई जुड़ जाएगा। बटे में आपका केवल इस बार 25 रह जाएगा क्योंकि हमने घात हटा दी है। अब 25 बराबर कितना होता है 300, यानी आपका 2 जीरो यानी 10⁻⁻2 बच रहा है, जबकि यहाँ पे 10⁻1 मिनट, यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ेगा क्योंकि 10⁻3 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे ऊपर 2 जीरो जाएगा, 2 2 4 जीरो हो जाएंगे, तो 4 जीरो तो था, हाँ, तो 30 का 1 जीरो और बढ़ा था, इसलिए यहाँ पे कितना जीरो हो जाएगा 3 2 5 जीरो हो जाएंगे, तो ये आपका कटेगा, और लास्ट में आपका क्या बच जाएगा 10⁻3। तो ई का मान जो आएगा वो कितना आएगा, ई का मान आ जाएगा आपका 12 पाई गुणे 10⁻⁻4 वोल्ट, ये आपका वैद्युत धारा ई का मान आ जाएगा 12 पाई गुणे 10⁻⁻4 वोल्ट। ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें हमें ई का मान निकालना था, तो ई का मान कितना आ गया 12 पाई गुणे 10⁻⁻4 वोल्ट, ये आपका वैद्युत या प्रेरित विभव ई का मान हमने ज्ञात कर लिया।
तो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम इतना इरेज करके आपको आई का मान भी ज्ञात करना है, आई का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो धारा आई का अगर हम मान निकालेंगे तो I इक्वल टू ई अपान आर होता है। इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू ई का मान कितना आया है 12 पाई गुणे 10 घाते माइनस 4 और R का मान कितना है 2, तो 2 6 12 यानी I इक्वल टू आ जाएगा 6 पाई गुणे 10 घाते माइनस 4, 6 पाई गुणे 10 घाते माइनस 4 एम्पियर जो है आपका I का मान आ जाएगा। ठीक है, ये हमने आई का मान भी निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हार्ड तो होना ही चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। भले ही हमने आपको 6 क्वेश्चन ही कराया है, लेकिन ये 6 के 6 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रही होगी। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आप इसे एक बार फिर से पूरा खुद से ही लगाएंगे, और आगे के जो क्वेश्चन है वो आप अनसॉल्व से या सीरीज से या आप गूगल से क्वेश्चन डाउनलोड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।